अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी सायों के जनाजे, दूसरा हिस्सा। दूसरे दिन मारिया शहर की दूसरी तरफ निकल गई। अंबर ने उसे खास तौर पर शहर की तरफ रवाना किया था कि वो जाकर नाग केटी और थ्यूसोंग के बारे में पता करे। मारिया शहर गई हुई थी कि ताशी पहाड़ी गार में जाने के लिए तैयार हो गई। अंबर ने उसे कहा कि वो मारिया का थोड़ी देर इंतजार करे, मगर ताशी ने हंसकर जवाब दिया, मारिया की अब क्या जरूरत है अंबर भाई, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। ताशी को यह भी ख्याल न रहा कि उसका चीजों को फिजा में बुलंद करने वाला शोभता मारिया के बगैर बेकार होगा। वो अकेली जब पहाड़ी गार में पहुंची तो साहिर उसका इंतजार कर रहा था। ताशी को देखते ही खुश होकर बोला, ताशी मैंने रात को चिल्ला कर लिया है, तुम्हें मुबारक हो कि चिल्ला कामयाब रहा। जाओ, गार के पीछे एक कोठरी है, उस कोठरी में तुम्हें अतलान की तबाही का राज और वो नक्शा मिलेगा जिसकी मदद से तुम अपने गुमशुदा माँ बाप और बहन भाइयों का सुराग लगा सकोगी। ताशी बड़ी खुश हुई और गार में चलती हुई पीछे वाली कोठरी में बेधड़क दाखिल हो गई। कोठरी में अंधेरा था। उसने साहिर को आवाज दी कि कोठरी में अंधेरा है, कोई मोमबत्ती हो तो दे दो। साहिर का तो कोई जवाब न आया, मगर कोने में जो इंसानी हड्डियों का ढांचा बैठा उसकी राह देख रहा था। उसने छलांग लगाकर ताशी को दबोच लिया। ढांचे की उंगलियों की हड्डियां उसकी गर्दन में घुसती चली गईं। ताशी की हलक से खौफ के मारे एक सहमी हुई चीख निकली और वो बेहोश हो गई। साहिर कोठरी में आ गया और बोला, ताशी तेरे हवाले कर दी गई है, अब तू मुझे बता कि अतलान के शाही खजाने कहाँ हैं। इंसानी पिंजर की तरफ से कोई जवाब न आया। साहिर दौड़कर बाहर गया, एक मोमबत्ती रोशन करके कोठरी में वापस आया तो ये देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई कि कोठरी खाली थी। वहां न इंसानी पिंजर था और न ताशी। वो सर पकड़कर बैठ गया। इंसानी पिंजर ने उसके साथ फरेब किया था, मक्कारी की थी, मगर वो खुद भी लोगों के साथ फरेब और मक्कारी कर रहा था। सच है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार होता है। वो समझ गया कि इंसानी पिंजर अब उसके हाथ से ताशी को लेकर निकल गया है और वो कभी अतलान का शाही खजाना हासिल न कर सकेगा। दूसरी तरफ इंसानी पिंजर बेहोश ताशी को लेकर वक्त के तारीक बादलों में से गुजरता हुआ सायों के कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसने बेहोश ताशी को जमीन पर लिटा दिया और खुद आवाज बुलंद की, कब्र वालों आओ, तुम्हारा मुर्दा ले आया हूँ। इस आवाज के साथ ही दो गोरकन साए झाड़ियों में से निकलकर पिंजर की तरफ बढ़े। इंसानी पिंजर ने उनकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास पहुंचा दी गई है, अब मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ और मुझे मेरी कब्र वापस कर दो। मेरी हड्डियां सर्दी और हवा में ठिठर रही हैं। गोरकन सायों ने झुककर बेहोश ताशी को देखा। एक साये ने कहा, ये वही लड़की है, हम जिसके माँ बाप को तो यहाँ ले आए थे और उनके सायों को दफन कर दिया था, मगर ये हमारे हाथ से बचकर निकल गई थी। दूसरा साया कहने लगा, ठीक है, इस हड्डियों के पिंजर को इसकी कब्र में पहुंचा दो। पहले साये ने इंसानी पिंजर को कंधे पर उठाया और सायों के कब्रिस्तान में जाकर एक पुरानी कब्र के अंदर लिटा दिया। इंसानी पिंजर कब्र में लेटते ही साकित हो गया, गोया उसे सुकून मिल गया था। गोरकन साये ने कब्र में मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया और वापस अपने साथी गोरकन साये के पास आकर बोला, मुर्दे को कब्र में डाल दिया गया है, अब इसका भी हिसाब चुकाओ। उन्होंने बेहोश ताशी को उठाकर सतून के साथ खड़ा कर दिया। चांद निकला हुआ था। सतून के साथ खड़े होते ही ताशी का साया सतून के साथ ही जमीन पर पड़ने लगा। साये गोरकन ने कहा, बड़ी होशियारी से इसके साये को उठाओ जमीन पर से। दूसरे साये ने ऐसा ही किया और ताशी के साये को जमीन पर से उठाकर यूं अपने हाथ में थाम लिया जिस तरह कोई आदमी मुर्दा सांप को अपने हाथों में पकड़े हुए होता है। ताशी की कब्र उसके माँ बाप और बहन भाई के सायों की कब्र के पास ही बिल्कुल तैयार थी। ताशी के साये को कब्र में डालकर कब्र को मिट्टी से भर दिया गया। एक गोरकन साये ने कब्र के ऊपर हाथ लगाया तो कब्र में से ताशी के साये का अक्स ऊपर आकर कब्र पर जाहिर हो गया। साये का ये अक्स कब्र पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। कब्र पर लेटे हुए सारे सायों के जिस्म तो नहीं, अलबत्ता शक्लें धुंधली धुंधली पहचानी जा सकती थीं। ये काम खत्म करके सायों ने ताशी के बेहोश जिस्म को उठाकर अपने कांधों पर रखा और उसे सतून के दालान के पार वाले महल के ताक में लाकर खड़ा कर दिया। केटी और थ्यूसोंग ने अंदाजा लगा लिया कि कोई साया दफन हो गया है जिसका जिस्म वहां लाकर खड़ा कर दिया है, मगर वो बात नहीं कर सकते थे। नाग भी उन्हें पत्थर जैसी खामोश आंखों से देख ही रहा था, लेकिन बेबस था। केटी और थ्यूसोंग को बार बार गोरकन के इस जुमले का ख्याल आ रहा था कि जिसमें उसने कहा था कि एक खास वक्त तक ये इंसानी बुत इसी जगह पड़े रहेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे इसका केटी और थ्यूसोंग को भी कुछ पता नहीं था। जब मारिया आई तो अंबर ने उसे बताया कि ताशी पहाड़ी गार की तरफ गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मारिया ने घबरा कर कहा, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। अंबर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मारिया और अंबर तेजी से पहाड़ी गार की तरफ रवाना हो गए। मारिया ये गार पहले भी देख चुकी थी। गार खाली पड़ा था, साहिर वहां से चला गया था।
अब उसे वहां बैठकर खजानों के लिए चिल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंसानी पिंजर ने उसके साथ गद्दारी की थी। मारिया ने परेशान होकर कहा, खुदा खैर करे, ये ताशी कहाँ चली गई? वो साहिर भी कहीं दिखाई नहीं देता। अंबर बोला, जरूर वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। मारिया ने कहा, उसे अकेली यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंबर बोला, मैंने तो उसे मना भी किया था, मगर वो नहीं मानी और अकेली चल पड़ी। अब उसे कहाँ तलाश करें? मारिया कहने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंबर ने कहा कि गार में आगे चलकर देखते हैं, शायद आगे कोई खुफिया तहखाना हो। वो आगे गई तो वो कोठरी आ गई जहाँ हड्डियों के पिंजर ने ताशी को अगवा किया था। कोठरी भी वीरान पड़ी थी। अंबर ने मारिया से पूछा कि क्या वो एक खास किस्म की बू महसूस कर रही है। मारिया ने गहरा सांस लिया और बोली, हाँ, मुझे एक अजीब सी बू महसूस होती है। मुझे तो ये मुश्क काफूर की बू लगती है जो मुर्दों पर डाला जाता है। अंबर ने कहा, हाँ, ये मुश्क काफूर की बू है, मगर ये बू ताशी की तलाश में हमारी मदद नहीं कर सकती। मारिया कहने लगी, ताशी ने अपनी जो कहानी सुनाई थी उसमें सायों के कब्रिस्तान का जिक्र आया था। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां उसके माँ बाप के साए दफन हैं। मुमकिन है ताशी को भी कोई आसे भिगवा करके उस कब्रिस्तान में ले गया हो। दोनों गार से बाहर आ गए। अंबर ने कहा, मारिया, अब हमें यही समझना चाहिए कि ताशी हमारी पहुंच से बाहर हो गई है। हमें अब अपनी तमाम सरगर्मियां नाग केटी और थियोसोंग को तलाश करने के लिए वक्फ कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे जुदा हुए काफी देर हो गई है और वो जरूर किसी भयानक मुसीबत में गिरफ्तार हैं। मारिया को ताशी का भी ख्याल आ रहा था। कहने लगी, ताशी के मुअम्मे को हम इसलिए हल करने की कोशिश कर रहे थे कि मुमकिन है इस तरह से हमें नाग केटी और थियोसोंग का भी सुराग मिल जाए। अंबर ने पूछा, अब तुम्हारी क्या राय है? मारिया ने कहा, ताशी भी 10,000 बरस से जिंदा थी। उसकी मदद से हमें नाग केटी और थियोसोंग का सुराग मिल सकता था। अंबर ने किसी कदर झुंझला कर कहा, मगर वो तो अब नहीं है। अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? मारिया बोली, मेरी राय तो यही है कि हमें वापस अफ्रीका ही चले जाना चाहिए। नाग केटी और थियोसोंग का वहां मिलने का इम्कान है। मेरा भी यही ख्याल है, अंबर ने जवाब दिया। वो घोड़े पर सवार हुआ। मारिया उसके साथ थी। दोनों वहां से रवाना होकर मैक्सिको शहर में आ गए। यहाँ एक रात बसर करने के बाद वो मशरकी बंदरगाह की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें वहीं से अफ्रीका के लिए समुद्री जहाज मिल सकता था। मैक्सिको के मशरकी इलाके से बहरे ओकियानूस यानी अतलान तक बरे-आज़म शुरू हो जाता था। यही वो समंदर था जहाँ पहले अतलान का बरे-आज़म था और बाद में वो गर्क हो गया और समुद्र ऊपर आ गया। उसका दूसरा साहिल दूर जनूबी और मगरबी अफ्रीका के साहिल से मिला हुआ था। अटलांटिक का बरे-आज़म बहुत बड़ा बरे-आज़म था और अतलान उसका बहुत बड़ा शहर था। अंबर और मारिया मैक्सिको के मगरबी साहिल की बंदरगाह पर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि अफ्रीका के लिए जहाज एक रोज के बाद रवाना होगा। वो एक सराय में जाकर उतर गए। यहाँ पहले भी मुसाफिर ठहरे हुए थे। अंबर भी मारिया के साथ एक कोठरी में आ गया। दूसरे दिन शाम के वक्त वो एक जहाज पर सवार हो गए। जहाज बहरे ओकियानूस की लहरों पर चल पड़ा। ये समुंदर गर्मियों के मौसम में बहुत चढ़ा हुआ होता है। इसमें हर वक्त हलचल मची रहती है। वो भी गर्मियों का मौसम था। चुनाचे साहिल से रवाना होने के 2 दिन बाद समुद्र में तूफान आ गया। अंबर ने मारिया से कहा, तूफान के तेवर देखकर लगता है कि ये जहाज गर्क हो जाएगा। अभी ये लफ्ज अंबर की जुबान पर ही थे कि जहाज को एक धक्का लगा। जहाज समुद्र के नीचे किसी चट्टान से टकरा गया था। जहाज के 2 टुकड़े हो गए। वो देखते देखते समुद्र की तूफानी लहरों में गर्क हो गया। अंबर और मारिया ही बचने में कामयाब हो सके। अंबर लकड़ी के एक तख्ते से चिमटा हुआ था और तूफानी मौजें तख्ते को मशरिक की तरफ बहाए लिए जा रही थीं। मारिया उसके साथ साथ परवाज कर रही थी। सारी रात अंबर समुद्र में तख्ते पर बहता रहा। सुबह हुई तो मारिया ने दूर एक जजीरे को देखा और बोली, एक जजीरा दिखाई दे रहा है अंबर। अंबर बोला, हम अभी तक बहरे ओकियानूस में ही हैं। मारिया, ये जजीरा भी अटलांटिक ओशन का कोई जजीरा होगा। जब अंबर मारिया जजीरे में पहुंचे तो देखा कि वो एक छोटा सा मोंगे का जजीरा था, जिस पर एक भी दरख्त नहीं था और सब्जा भी गायब था। जमीन संगलाख, पथरीली और स्याह थी। अंबर ने कहा, मारिया, यहाँ हम ज्यादा देर तक पड़े नहीं रह सकते। तुम परवाज करके आगे जाकर देखो कि अफ्रीका का साहिल यहाँ से कितनी दूर है। मारिया उस वक्त फिजा में परवाज कर गई। वो बेहद तेज रफ्तारी से फिजा में उड़ी जा रही थी। 1 घंटे बाद उसने वापस आकर अंबर को बताया कि अफ्रीका का साहिल वहां से समुद्री जहाज में 2 दिन के सफर पर है। अंबर ने कहा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से गुजरने वाले किसी समुद्री जहाज का इंतजार करना होगा। मारिया कहने लगी, तुम तो ये समुद्र तैरकर भी पार कर सकती हो, क्योंकि ना तुम थकोगे और ना तुम्हें मौत का खतरा है। अंबर ने कहा, वो तो ठीक है, मगर ख्वामखा किसी समुद्री मुसीबत में फंसने की बजाय बेहतर है कि 1-2 दिन यहाँ रहकर किसी जहाज का इंतजार करते हैं। हाँ, अगर जहाज ना आया तो फिर मैं इस तख्ते पर बैठकर अफ्रीका की तरफ चल पड़ूंगा।
यही तय पाया और वो मोंगे के जजीरे में एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए। समुद्र में तूफान खत्म हो चुका था। दूर दूर से समुद्र की हल्की हल्की मौजें साहिल से टकराकर वापस चली जाती थीं। जजीरे पर आहिस्ता आहिस्ता शाम का अंधेरा छाने लगा। जब रात हो गई तो नीला चांद निकल आया। चांदनी चारों तरफ फैल गई। मारियो और अंबर साहिल के पास एक मोंगे की चट्टान के करीब बैठे नाग, केटी और थ्योसोंग के बारे में बातें कर रहे थे। फिर जब रात गहरी हो गई तो अंबर को दूर समुद्र की मौजों में से कोई गोल सी शय उभरती दिखाई दी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। सिर्फ मौजों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। चांद समुद्र के ऊपर चमक रहा था। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया क्या तुम देख रही हो? समुद्र में ये गोल गोल सी शय क्या है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर उभर रही है? मारिया बोली, मैं भी यही देख रही हूँ। मेरे ख्याल में कोई समुद्री जानवर है। अंबर और मारिया चांदनी रात में उस गोल चीज को समुद्र में उभरता देखने लगे। ये एक बहुत बड़ा गोला था जिसकी फौलादी सतह चांदनी में चमक रही थी। मारिया ने कहा, अंबर मुझे तो ये कोई खतरनाक चीज लगती है। ये समुद्री जानवर नहीं है और ये साहिल की तरफ बढ़ रही है। फौलादी गोला आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ आ रहा था। अंबर बोला, हम इसी जगह रहेंगे, देखते हैं इसमें से कौन सी शय बाहर निकलती है। हो सकता है उसकी वजह से हमें नाग, केटी और थ्योसोंग का कोई सुराग मिल जाए। अंबर चट्टान के साथ आहिस्ता से लेट गया। मारिया उसी जगह बैठी रही। फौलादी गोला साहिल के करीब आकर पानी में ही रुक गया। फिर उसका ऊपर का ढक्कना खुला और उसमें से एक के बाद एक 3 आदमी निकलकर समुद्र के किनारे की तरफ आ गए। अंबर ने मारिया से कहा, ये तो इंसान है। मैं चुपके से सोया रहता हूँ, देखते हैं कि किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। तुम होशियार रहना। मारिया खामोश रही। उसकी नजरें तीनों अजनबी आदमियों पर जमी हुई थीं। अंबर भी थोड़ी थोड़ी आंखें खोले उन्हें तक रहा था। जब वो जरा करीब आए तो अंबर मारिया ने देखा कि उन्होंने नीले रंग का मछली जैसा लिबास पहन रखा था। उनके सर गोल थे और हाथों में खंजर पकड़ रखे थे। कद आम इंसानों के बराबर थे। वो अंबर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने एक इंसान को चट्टान के ऊपर लेटे देख लिया था। अंबर ने सोने का बहाना बनाया और हल्के हल्के खराटे लेने लगा। मारिया चुपचाप पास खड़ी थी। तीनों आदमी अंबर के पास आकर रुक गए। एक ने झुककर अंबर को देखा और बोला, ये इंसान है, सो रहा है। वो किसी कदीम जुबान में बात कर रहा था। दूसरा आदमी बोला, हमारा ख्याल था कि डूबे हुए जहाज के आदमी यहाँ काफी होंगे। चलो एक आदमी ही सही, इसे बेहोश करके ले चलो। अंबर ने सोचा कि ये उसे समुद्र के नीचे ले जा रही हैं। वो खामोशी से लेटा रहा। मारिया भी चुप थी क्योंकि अंबर ने यही फैसला किया था कि वो मालूम करेंगे कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि इस तरह से नाग, केटी, थ्योसोंग के सुराग मिलने का भी इम्कान था। एक समुद्री आदमी ने अंबर के माथे पर हाथ रखा। अंबर को जैसे करंट लगा, मगर ये बिजली का करंट उसका कुछ न बिगाड़ सका। दूसरे आदमी ने झुककर अंबर के जिस्म को छुआ और बोला, इसे उठाकर ले चलो, बेहोश हो गया है। 2 आदमियों ने अंबर को उठा लिया और वापस समुद्र में उतर गए। मारिया भी उनके साथ साथ थी। अंबर को लेकर ये पुरस्कार आदमी बहुत बड़े फौलादी गोले में आ गए। मारिया ने देखा कि ये गोला अंदर से एक गोल कमरे की तरह का था, जिसमें फर्श पर फौलाद की कुर्सियां और गोल मेज लगी थी। एक बहुत बड़ा फौलादी हैंडल भी था जो गोले को समुद्र के अंदर और बाहर लाने के काम आता होगा। उन्होंने अंबर को फर्श पर डाल दिया। एक आदमी ने हैंडल घुमाया। फौलादी गोले का ढक्कना बंद हो गया। अब फौलादी गोला समुद्र के नीचे उतरना शुरू हो गया। काफी देर तक ये गोला समुद्र के नीचे उतरता रहा। इस दौरान में अंबर खामोश रहा। मारिया भी कुछ ना बोली। फिर जैसे फौलादी गोला रुक गया, दीवार पर लगा हुआ एक बटन दबाने से फौलादी गोले की दीवार एक जगह से खुल गई। सामने एक सुरंग थी। सुरंग में रोशनी हो रही थी। ये रोशनी इसकी छत से लगे शमादानों की थी। उन आदमियों ने अंबर को एक स्ट्रेचर पर डाला और सुरंग में से गुजरकर एक गोल कमरे में लाकर डाल दिया। मारिया भी साथ थी। एक आदमी ने कहा, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मगर हम इसे कल आकर ले जाएंगे। चलो दूसरे जजीरे पर चलते हैं। हो सकता है जहाज के बचे खुचे आदमी उस जजीरे पर पनाह लिए हुए हों। तीनों आदमी कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने लोहे के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। जब वो लोग बाहर चले गए तो मारिया ने अंबर से कहा, क्या तुम होश में हो अंबर? अंबर ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। ये समुद्र के नीचे कौन सी जगह है मारिया? ये लोग कौन हैं जो अब दूसरे मुसाफिरों की तलाश में गए हैं? मारिया बोली, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन एक बात साबित हो जाती है कि ये लोग जो जुबान बोल रहे हैं वो आज दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बोली जाती। दूसरी बात ये कि इन्हें इंसानों की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये किसी दूसरे जजीरे पर गई हैं। इन्हें जहाज के गर्क होने की खबर हो गई होगी। अंबर ने कहा, मगर ये कौन लोग हैं? समुद्र के नीचे ये किस मकसद के लिए रह रही हैं? हैरानी की बात है कि हम समुद्र में सैकड़ों बल्कि हजारों फुट की गहराई में आ गई हैं और हमें पानी का जरा सा भी दबाव महसूस नहीं हो रहा। मारिया बोली, ये लोग इंजीनियरिंग में बहुत तरक्की याफ्ता लगती हैं। तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं सुरंग में आगे जाकर देखती हूँ कि आगे क्या है और ये जगह कौन सी है।
अंबर कहने लगा, खबरदार रहना, किसी मुसीबत में ना फंस जाना। मारिया बोली, तुम फिक्र न करो, क्योंकि ये लोग मुझे जादूगर नहीं लगते। वैसे ये पुरस्कार लोग जरूर हैं, मैं अभी वापिस आती हूँ। ये कहकर मारिया लोहे के बंद दरवाजे में से निकल गई। दूसरी जानिब वही सुरंग थी जिसकी छत में छोटे छोटे फानूस रोशन थे। मारिया सुरंग की फिजा में तैरती हुई आगे जा रही थी। आगे जाकर सुरंग एक बहुत बड़े ऊंची छत वाले फौलादी हॉल कमरे में खत्म हो गई। उस हॉल कमरे के ऊंचे ऊंचे सतून फौलाद के बने हुए थे। यहाँ भी छत के फानूस लटक रहे थे जो रोशन थे। वहां आदमी कोई नहीं था। हॉल कमरे में सामने एक गोल दरवाजा था। मारिया उस दरवाजे से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो देखा कि वो फिर एक सुरंग में आ गई है जिसकी दोनों जानिब गोल दीवारों वाले कमरे बने हुए हैं। दरवाजे बंद थे और उन पर लोहे के ताले पड़े थे। सुरंग आगे जाकर खत्म हो जाती थी। सुरंग के दरमियान में एक गोल सीढ़ी ऊपर सुरंग की छत को जाती थी। सुरंग में एक ढकना बना हुआ था जो बंद था। मारिया ऊपर जाने ही लगी थी कि उसे फर्श पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सुरंग की दूसरी जानिब से 4 वैसे ही मछली के लिबास वाले आदमी हाथों में स्ट्रेचर लिए चले आ रहे थे। ये आदमी एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे गई। क्या देखती है कि अंदर फर्श पर 9-10 बरस का एक लड़का बेहोश पड़ा है। पुरस्कार मछली के लिबास वाले आदमियों ने उसे उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और बाहर निकल गए। मारिया इस मुअम्मे को हल करना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं और इस बच्चे को कहाँ लिए जा रही हैं। मारिया उनके ऊपर परवाज करने लगी। सुरंग से बाहर निकलकर ये लोग एक दूसरे हॉल कमरे में दाखिल हो गए। उसमें से गुजरने के बाद एक और गोल कमरा आ गया। उस कमरे में मारिया ने एक अजीब मखलूक को देखा। ये मगरमच्छ की तरह की मखलूक थी जिनके सर तो मगरमच्छ के थे मगर टांगे और बाजू और बाकी जिस्म इंसानों का था। उनके सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। एक चबूतरे पर बड़ी सी फौलादी कुर्सी पर एक बड़ा मगरमच्छ इंसान बैठा था। उसके आगे फौलाद की मेज रखी थी। नीचे दोनों जानिब मगरमच्छ इंसानों की 2 कितारें थीं। मछली के लिबास वाले आदमियों ने बड़े मगरमच्छ इंसान के सामने स्ट्रेचर रख दिया और उनमें से एक ने सर झुकाकर कहा, अजीम मगरमच्छ देवता, आपके नाश्ते के लिए छोटा लड़का हाजिर है। बाकी मगरमच्छ इंसानों ने ऊंची आवाज में नारे लगाए। मगरमच्छ देवता ने हाथ उठाकर कहा, कुछ दिनों से हमें खाने को कम आदमी मिल रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ज्यादा आदमियों का इंतजाम ना किया तो हम तुम सबको हड़प कर जाएंगे। मछली के लिबास वाला आदमी हाथ बांध कर बोला, अजीम मगरमच्छ देवता, डूबे हुए जहाज के जितने मुसाफिर समुद्र में गर्क हुए थे वो सब हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। ये आखिरी लड़का रह गया था जो हम आपको पेश कर रहे हैं। दूसरा मछली के लिबास वाला आदमी झुक कर बोला, अजीम देवता, हम वादा करते हैं कि आज ही ऊपर दुनिया में जाकर आपके लिए ताज़ा इंसान शिकार करके लाएंगे। वैसे हम एक आदमी को शिकार करके लाने में कामयाब हो गई हैं। मगरमच्छ आदमी ने गुर्राते हुए कहा, उसे हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। इस लड़के को हमारी मेज पर लिटा दो, हम अभी इसे हड़प करेंगे। मछली के लिबास वाले आदमियों ने बेहोश लड़के को स्ट्रेचर पर से उठाया और मगरमच्छ इंसान के सामने मेज पर लिटा दिया। मारिया ये सब कुछ हैरत के आलम में तक रही थी। मगरमच्छ इंसान के दांत लंबे लंबे थे। उसके हाथों के नाखून भी छुरियों की तरह बड़े हुए थे। वो बेहोश लड़के के पेट को छुरियों जैसे नाखून से फाड़ने ही वाला था कि मारिया लपक कर वहां गई और उसने लड़के को मेज पर से उठा लिया। मगरमच्छ देवता गुस्से से बौखला गया। उसने कुर्सी से उठकर दोनों हाथ अपने सीने पर मारे और चिल्लाया, ये कहाँ गायब हो गया? क्या ये कोई जादूगर था? तुम किसको ले आए थे? अब मैं तुम में से एक को खाऊंगा। मछली के लिबास वाले थर थर कांपने लगे। बाकी के मगरमच्छ भी खा जाने वाली नजरों से उनकी तरफ तक रहे थे। मछली के लिबास वाले हाथ बांधकर कुछ कहने ही वाले थे कि मगरमच्छ देवता और दूसरे मगरमच्छ उन पर टूट पड़े और देखते ही देखते उन तीनों को चीर फाड़ कर हजम कर गए। मारिया ने बेहोश लड़के को कांधे पर उठा रखा था। वो उसे उठाए हुए वहां से उड़ी और सीधी अंबर के पास आ गई। उसने लड़के को फर्श पर लिटाया तो वो जाहिर हो गया। अंबर ने लड़के को देखा तो बोला, मारिया, ये लड़का कौन है? मारिया ने अंबर को सारा खूनी किस्सा बयान कर दिया। अंबर बोला, वो लोग तो यहाँ भी आकर इस लड़के को ले जाएंगे। तुम ऐसा करो कि इसे किसी तरह ऊपर जजीरे में ले जाकर कहीं छुपा दो। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मगरमच्छ मखलूक कौन है और ये मुअम्मा क्या है। मारिया ने कहा, ठीक है, मैं इसे ऊपर छोड़कर आती हूँ। अंबर बोला, लेकिन ये तो बेहोश है। ऊपर जजीरे पर इसे किसी ऐसी जगह छुपाना जहां से हम इसे वापस भी ले जा सकें। मारिया बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी वापस आती हूँ। मारिया ने लड़के को उठाकर अपने कांधे पर लटकाया और इस खतरनाक पुरस्कार दुनिया से निकलकर फौलादी गोले में आ गई। उसे गोले में ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। बेहोश लड़के के साथ ही वो फौलादी गोले की दीवार से ऊपर निकल गई और अब वो समुद्र में थी। उसे मालूम था कि बेहोश लड़का ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकेगा, वो तो पानी में डूबने से मर जाएगा। मारिया ने एक उड़ान भरी और तीर की तरह समुद्र के पानी में से ऊपर की तरफ बढ़ी। मारिया को समुद्र में ऊपर आते 2 सेकंड लगे। जब वो समुद्र से बाहर निकलकर जजीरे पर आई तो चांद उसी तरह जजीरे पर चमक रहा था।
उसकी चांदनी जजीरे पर चारों तरफ फैली हुई थी। लड़के को अब होश आने लगा था। मारिया ने सारे जजीरे का चक्कर लगाया। वो कोई मौजूद जगह ढूंढ रही थी। आखिर उसे जजीरे की दूसरी तरफ मोंगे की चट्टान में एक छोटा सा गार मिल गया। मारिया ने लड़के को गार में लिटा दिया। बाहर चांदनी थी जिसकी धीमी रोशनी गार में आ रही थी। लड़के को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा। जब उसे गार में कोई भी दिखाई न दिया तो वो उठकर बैठ गया। लड़का बहादुर था। उसका लिबास मैक्सिको के लड़कों जैसा था। उसने मैक्सिकी जुबान में अपने आप से कहा, मैं कहाँ आ गया हूँ। मारिया का उससे बात करना जरूरी था। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे डरना मत, मैं तुम्हारी मुहाफिज रूह हूँ और तुम्हें समुद्र की खूनी मखलूक से बचाकर यहाँ ले आई हूँ। लड़का एक औरत की यह भी आवाज सुनकर परेशान हो गया। मारिया ने जल्दी से कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटे, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ भेजी गई हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने कुछ डरी हुई आवाज में मारिया को बताया कि जो जहाज समुद्र में गर्क हो गया था उसमें सफर कर रहा था। उसके साथ बहुत से मुसाफिर भी समुद्र में डूबे थे। वो पानी में नीचे ही नीचे उतरता जा रहा था कि अचानक एक बहुत बड़े जाल ने उन सबको जकड़ लिया और फिर उनको खींचकर एक वसी गोल कमरे में पहुंचा दिया गया। मुझे जब होश आया तो मैं कमरे में बंद पड़ा था। मुझे कुछ मालूम नहीं कि बाकी मुसाफिरों के साथ क्या गुजरी। मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर दो आदमी आए जिन्होंने मछली की तरह का लिबास पहन रखा था। उनमें से एक ने मेरे जिस्म पर हाथ रखा तो मुझे बिजली का झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद अब होश आया है। मेरे माँ बाप मैक्सिको में रहते हैं। मुहाफिज रूह, खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मारिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अभी मुझे समुद्र में नीचे जाकर दूसरे मुसाफिरों को वहां से निकालना है। तुम आज की रात इसी गार में छुपे रहो। मैं कल सुबह आकर तुम्हें यहाँ से तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी। लड़का समझदार और होशियार था। उसमें हौसला भी था। उसने मारिया से सिर्फ इतना कहा, मुहाफिज रूह, कल जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मारिया ने उसे मजीद तसल्ली दी और वहां से परवाज करके समुद्र में उतरकर वापस अंबर के कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने देखा कि अंबर गायब था। वो समझ गई कि मछली के लिबास वाले अब उसे उठाकर मगरमच्छ देवता के पेट की आग बुझाने के लिए ले गए होंगे। मारिया तेजी से कमरे से निकली और सीधी उस कुशादा हॉल कमरे में आ गई जहाँ मगरमच्छ देवता कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने मेज पर अब अंबर को लेटाया हुआ था। अंबर उस वक्त भी जानबूझकर बेहोश बना हुआ था। दो नए मछली के लिबास वाले आदमी हाथ बांधे खड़े थे। दोनों की तारों में दूसरे मगरमच्छ इंसान भी खामोश खड़े अंबर को तक रहे थे। मारिया अंबर के सरहाने की जानिब आ गई। मगरमच्छ इंसान ने अपने छुरियों की तरह तेज नाखून बुलंद किए और अंबर के पेट पर इस ख्याल से मारे कि वो उसका पेट फाड़ देगा, मगर ऐसा न हो सका। अंबर का पेट तो चट्टान से भी ज्यादा सख्त था। मगरमच्छ देवता के नाखून टूटकर गिर पड़े। उसके हलक से चीख की आवाज निकल गई। वो एकदम से उछल पड़ा और चिल्लाया, ये कोई जादूगर है। इसके साथ ही अंबर उठ खड़ा हुआ। उसने मगरमच्छ देवता को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो सामने दीवार से टकराया। एक धमाका सा हुआ और मगरमच्छ देवता फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे मगरमच्छ इंसान फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे। अब मारिया ने मगरमच्छ देवता को उठाकर जोर से घुमाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकी मगरमच्छ इंसान डरकर भागे। अंबर ने उनमें से 3 को पकड़कर हलाक कर दिया। बाकी तय खानों में उतर गए। मगरमच्छ के लिबास वाले दोनों इंसान खड़े थर-थर कांप रहे थे। अंबर ने उनके करीब आकर पूछा, तुम लोग कौन हो और इस मकरू मगरमच्छ को कब से बेगुनाह इंसानों का गोश्त खिला रहे थे? मछली के लिबास वाले इंसान अंबर के कदमों पर गिर पड़े। उनमें से एक ने हाथ बांधकर कहा, अजीम ताकत वाले देवता, हम लोग मुल्क अतलान की उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो अपने मुल्क के साथ ही जमीन में गर्क हो गई थी। लाखों लोग एकदम से समुद्र में गर्क हो गए थे। इस समुद्र में मगरमच्छ रहते थे। उन्होंने उन लोगों की लाशों को खाना शुरू कर दिया। हमारे आबा व अजदाद के लोग इत्तफाक से समुद्र के नीचे कैसे गार में पहुंच गए जहां हवा के दबाव की वजह से पानी अंदर नहीं आता था। उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वो तादाद में कोई 20 आदमी थे। उन्होंने भी मुर्दा लाशों को खाना शुरू कर दिया। यूं उनकी नस्ल शुरू हो गई। दूसरी तरफ मगरमच्छ लाखों इंसानों को हड़प करने के बाद इंसानों के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने हमारे बुजुर्गों की तरफ रुख किया तो हमारे आबा व अजदाद ने इसी में खैरियत समझी कि वो समुद्र से निकलकर ऊपर जाते और इंसानों को पकड़कर नीचे ले आते। चूंकि उनकी खुराक भी इंसान ही थे, इसलिए वो ऊपर जमीन पर जाकर जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। वहां लोग उन्हें हलाक कर डालते। हजारों साल से हमारी नस्ल के लोग समुद्र में इसी जगह रह रहे थे। मगरमच्छों की 11वीं नस्ल में लाखों इंसानों को खा जाने के बाद यह तब्दीली आ गई कि इनके जिस्म इंसानों जैसे हो गए, मगर सर मगरमच्छ के ही रहे। अब वो इंसानों को खाते थे और उनकी हड्डियां हमें दे देते थे। हमारा कई नस्लों से इंसानी हड्डियों पर ही गुजारा हो रहा है। हमने यहाँ फौलाद के कमरे बना लिए थे क्योंकि अतलान शहर से हमें इंजीनियरिंग का बहुत सा सामान भी मिल गया था। हमारी औरतें एक गार में रहती हैं। वो भी मगरमच्छों की छोड़ी हुई इंसानी हड्डियों पर ही गुजर औकात करती हैं।
पिछले दिनों समुद्र में एक जहाज डूब गया। हम उसके डूबे हुए मुसाफिरों की लाशें उठाकर मगरमच्छों को खिलाते रहे। वो लाशें खत्म हो गईं तो हम नए शिकार की तलाश में ऊपर जजीरे पर गए तो हमें तुम सोए हुए मिल गए। आगे जो कुछ हुआ तुम उसे जानते हो। ये लोग अभी तक मारिया की मौजूदगी से बेखबर थे। अंबर बड़े गौर से उनकी घिनौनी दास्तान सुन रहा था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी औरतों को लेकर ऊपर जमीन पर शरीफ इंसानों की तरह जिंदगी बसर करो। मछली के लिबास वाला बोला, अजीम ताकत वाले देवता, हम ख्वाहिश के बावजूद अब ऐसा नहीं कर सकते। हम हजारों सालों से इंसानी हड्डियों को खाते आए हैं। जमीन पर हमने ये काम शुरू किया तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने पूछा, क्या यहाँ और कैदी इंसान भी मौजूद हैं? अंबर का ख्याल नाग केटी और थ्यूसोंग की तरफ चला गया था। मछली के लिबास वाला बोला, नहीं अजीम ताकत वाले देवता, सिर्फ तुम और एक लड़का ही यहाँ था। लड़का गायब हो गया है और तुमने मगरमच्छ देवता और उसके साथियों को हलाक कर डाला है। बाकी मगरमच्छ इंसान कहाँ भाग गई हैं? अंबर ने पूछा। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मछली के लिबास वाला बोला, वो खुफिया तहखाने में जाकर छुप गए होंगे। अगर उनको हलाक ना किया गया तो वो हमें और हमारी औरतों और बच्चों को हड़प कर जाएंगे। हमारी मदद करो और उन्हें भी खत्म कर डालो। अंबर ने कहा, चलो मुझे तहखाने का रास्ता दिखाओ। मछली के लिबास वाले अंबर को लेकर नीचे चले गए। मारिया साथ साथ थी। एक तारीक मरतूब जीना नीचे उतरता था। जमीन के काफी नीचे जाने पर अंबर को मगरमच्छों की फुंकारें सुनाई दी। मछली के लिबास वाले वहीं रुक गए। एक ने कहा, हमें आगे जाते हुए डर लग रहा है। अंबर ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो। अंबर ने मारिया को साथ लिया और वहां से चंद कदम के फासले पर तहखाने के दरवाजे के पास आ गया, जिसका दरवाजा बंद था और अंदर से मगरमच्छों की गुसीली फुंकारों की आवाजें आ रही थीं। मारिया ने अंबर से कहा, मैं अंदर जाकर उन्हें ठिकाने लगाती हूँ। और मारिया तेजी से तहखाने में दाखिल हो गई। अंबर बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद तहखाने के अंदर से मगरमच्छों की चीखें और खौफनाक फुंकारें बुलंद होना शुरू हो गईं। थोड़ी ही देर बाद वहां मौत जैसी खामोशी छा गई। ये वाकई मौत की खामोशी थी, क्योंकि मारिया ने बाकी बचे हुए तमाम आदमखोर मगरमच्छों को खत्म कर दिया था और तहखाने में उनकी गर्दनें बिखरी पड़ी थीं। मारिया ने बाहर आकर अंबर को बताया कि अब यहाँ कोई आदमखोर मगरमच्छ जिंदा नहीं है। अंबर मछली के लिबास वाले आदमियों के पास गया तो वो हैरान हुए कि अंबर ने बाहर खड़े खड़े कैसे तहखाने के तमाम मगरमच्छों का काम तमाम कर दिया। मगर वो चूंकि उसे बहुत बड़ी ताकत वाला एक अजीम देवता समझते थे, इसलिए उसके आगे सर झुका दिए। ये लोग अंबर को अब उस जगह ले गए जहाँ उनकी औरतें और बच्चे रह रहे थे। ये लोग गार के अंदर घर बनाकर रहते थे और वहाँ इंसानी हड्डियों के 2-4 ढेर भी पड़े थे। ये इन लोगों की बची हुई खुराक थी। अंबर ने उनमें से एक बुजुर्ग मछली के लिबास वाले से पूछा कि क्या वहाँ कोई और भी मगरमच्छ जिंदा है। उसने बताया कि अब उनकी दुनिया में दूसरा कोई मगरमच्छ नहीं है। मारिया ने अंबर को एक तरफ ले जाकर कहा, ये लोग भी इंसानों के दुश्मन हैं। अगर ये जिंदा रहे तो अपने शिकार की तलाश में दूसरे तीसरे रोज समुद्र के बाहर जाएंगे और दूर दूर के आबाद जजीरों से इंसानों को पकड़ कर ले आया करेंगे। अंबर ने कहा, मैं इन्हें और इनके बच्चों को हलाक नहीं कर सकता। ये काम तुम भी नहीं कर सकती। हमें इन्हें इनके हालात पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, इनसे नाग केटी और थ्यूसोंग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती हैं। अंबर ने उन लोगों से केटी, नाग और थ्यूसोंग का जिक्र किया तो वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनके बुजुर्ग ने कहा, इस शक्ल के इंसान हमने नहीं देखे, लेकिन अगर वो जहाज के साथ डूबकर मगरमच्छों का निवाला बन गए हों तो हम कुछ नहीं कह सकते। अंबर ने ताशी के बारे में भी उसका हुलिया बताकर दरियाफ्त किया, मगर उसके बारे में भी उसे तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। अंबर और मारिया गारों वाली आबादी से बाहर बड़े हॉल कमरे में आ गए। अब मारिया ने अंबर को उस लड़के के बारे में बताया जिसे वो जजीरे में छुपा आई थी। अंबर ने कहा, वो खतरे से बाहर है। मगरमच्छ आदमखोरों की नस्ल तबाह कर दी गई है। वैसे ताशी का भी हमें यहाँ से कोई सुराग नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि अब हमें ऊपर चले जाना चाहिए। मछली के लिबास वाले उनसे दूर फर्श पर अदब से सर झुकाए बैठे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। मछली के लिबास वाले चौंक कर उठ खड़े हुए। मलूक फटने वाला है, मलूक फटने वाला है, वो चिल्लाते हुए अपने बाल बच्चों की तरफ भाग उठे। जमीन बुरी तरह हिल रही थी। हॉल कमरे के 2 सतून धड़ाम से गिर पड़े और टूट फूट गए। मारिया ने कहा, कोई आतिशफिशा समुद्र के नीचे फटने वाला है। हमें ऊपर चलकर लड़के को बचाना होगा, क्योंकि यह जलजला जजीरे पर भी आ रहा होगा। अंबर ने मारिया को कांधे से पकड़ा और जितनी तेजी से ऊपर को उठ सकती थी ऊपर को उठी और हॉल कमरे की छत में से निकलकर समुद्र के पानी में आ गई। यहाँ से वो तीर की तरह बिल्कुल सीधी ऊपर को उठती चली गई और चंद ही लम्हों के बाद वो समुद्र के ऊपर थे। अंबर तेजी से तैरता हुआ जजीरे पर आ गया। मारिया ने उसे साथ लिया और चट्टान वाले गार में आ गई। जजीरा भी भौंचाल की जद में था और जमीन हिल रही थी। मैक्सिकन लड़का गार से बाहर निकलकर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। जल्जले में इंसान को ऐसा ही करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके चार दीवारी से निकलकर खुली जगह पर जमीन पर औंधा लेट जाए। ये लड़का वाकई बड़ा समझदार था। अंबर को देखकर दूर ही से बोला, जल्जला आ रहा है, तुम भी लेट जाओ। मारिया ने अंबर से कहा, मैं ना कहती थी कि ये लड़का बड़ा होशियार है।
मगर जल्जले की शिद्दत बढ़ने लगी। एक दो झटके बड़े जोर से आए और फिर जैसे समुद्र के नीचे हजारों तोपें एक साथ चल पड़ी। ऐसा धमाका हुआ कि समुद्र का पानी एक जगह से हजारों फुट ऊपर को उछला और वहां से लावे का तूफान बाहर को उबल पड़ा। समुद्र के नीचे छुपा हुआ आतिशफिशा फट गया था। अंबर ने लपक कर लड़के को अपनी हिफाजत में ले लिया। मारिया ने चिल्लाकर लड़के से कहा, घबराना मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये भी मेरा भाई है और तुम्हारा मुहाफिज है। जजीरे को झटके लग रहे थे। समुद्र में आग लगी हुई थी। जगह जगह से दहकते हुए लावे के फव्वारे उछल रहे थे। आखिर थोड़ी देर बाद सुकून सा हो गया। भूचाल आना बंद हो गया। लावे के फव्वारे भी रुक गए, मगर समुद्र पर जैसे आग लगी हुई थी। दहकता हुआ लावा सिसकार रहा था। उस लावे के तूफान में मारिया और अंबर ने मछली के लिबास वालों की बेशुमार लाशें देखी कि वो झुलस चुकी थीं और लावे के समुद्र में तैर रही थीं। मारिया ने कहा, शुक्र है खुदा का कि ये इंसान दुश्मन नस्ल भी कुदरत के तूफान में तबाह हो गई। इनका जिंदा रहना इंसानों के लिए बेहद खतरनाक था। दिन गुजर गया। लड़के को भूख लग रही थी। उसने पानी भी नहीं पिया था। मारिया ने उसे अंबर के हवाले किया और खुद फिजा में परवाज करती वहां से 1000 मील दूर एक दूसरे जजीरे पर गई। ये जजीरा हरा भरा था। वहां से वो कितने ही नारियल तोड़कर ले आई। लड़के ने बड़े शौक से नारियल खाया, उसका ठंडा पानी पिया और उसकी जान में जान आ गई। दूसरे दिन मारिया ने लड़के को कांधे पर उठाया। अंबर ने समुद्र में छलांग लगाई और वो तेज रफ्तारी से मैक्सिको के साहिल की तरफ रवाना हो गए। शाम होने से पहले वो लड़के को लेकर उसके माँ बाप के घर पहुंच गए। लड़के के माँ बाप तो ये समझे हुए थे कि उनका बेटा भी जहाज के दूसरे मुसाफिरों के साथ समुद्र में डूब गया होगा। उसे जिंदा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने अपने माँ बाप को मारिया के बारे में कुछ ना बताया। उसने यही कहा कि वो एक जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गया था, जहां से अंबर चचा उसे लेकर यहाँ आ गई हैं। लड़के के माँ बाप ने अंबर की बड़ी आवभगत की। अंबर और मारिया को इस आवभगत की जरूरत नहीं थी, मगर वो उन लोगों का दिल रखने के लिए वहां एक रोज के लिए ठहर गए। रात को मारिया और अंबर ने मशवरा किया और इसी नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें वापस अफ्रीका जाना चाहिए। उसी जगह ताशी, नाग और केटी और थ्यूसोंग के मिलने की उम्मीद हो सकती है। अफ्रीका को समुद्री जहाज 3 दिन के बाद रवाना होता था। ये 3 दिन अंबर और मारिया ने वहीं बसर किए। इस दौरान उन्होंने शहर में घूम फिर कर अपने दोस्तों और साथियों का पता चलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। चौथे रोज वो अफ्रीका रवाना हो गए।